साल 2006 वेस्ट बंगाल का सिंगुर इलाका। दोस्तों टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 1000 एकड़ की जमीन अलॉट की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे ही टाटा को जमीन दिया, सिंगुर के फार्मर इसके विरोध में आ गए। और इसकी वजह यह थी कि सरकार के हिसाब से टाटा को जो जमीन अलॉट की गई थी वहां पर सिर्फ एक ही फसल उगाई जा सकती थी, जबकि वहां के किसानों का मानना था कि उनकी जमीनें बहुत उपजाऊ है। ऐसे में बहुत सारे NGOs, एनिबॉस, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और बंगाल के मौजूदा सीएम ममता बनर्जी भी अपनी पार्टी TMC के साथ बंगाल के उन किसानों के साथ आकर खड़ी हो गई। साल 2008 तक चले इस आंदोलन में कई फेज आए और एक समय पर इसने हिंसा का भी राह पकड़ ली, जिसके बाद टाटा ने अपने प्लांट को बंगाल से गुजरात शिफ्ट कर लिया। और दोस्तों इस तरह से बंगाल में टाटा का 1500 करोड़ का प्लांट बर्बाद हो गया। देखा जाए तो इस आंदोलन से ममता बनर्जी का पॉलिटिकल लैंड जरूर मजबूत हो रहा था, लेकिन वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सपना एक बार फिर से ठंडे पड़ गए। और वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियल और इकोनॉमी डाउनफॉल को समझाने के लिए ये एक बड़ा एग्जाम्पल भी है, क्योंकि यहाँ टाटा से पहले ना तो किसी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और ना ही उसके बाद ऐसा कोई सेटअप किया। माना जाता है कि इस एंटी इंडस्ट्रियल विजन में कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों ने भी अपना सपोर्ट दिया। और इसी के चलते साल 2011 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में बहुत ही सालों के बाद CPM की हार हुई और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की CM बनी। ऐसे में दोस्तों आजादी के बाद इस बंगाल से देश ये उम्मीद लगा रहा था कि वो देश की इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करेगा, लेकिन ये खुद अपने यहाँ के इंडस्ट्री और बिजनेस को बर्बाद करके सिर्फ एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइजेशन तक ही सिमट गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल का गोल्डन एरा कैसा है और आजादी के बाद बंगाल के इकोनॉमिक डाउनफॉल के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बंगाल की सिविलाइजेशन 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे दो सबसे बड़ी नदियों के फर्टाइल लैंड पर बसा ये राज्य भारत का ईस्टर्न पार्ट है। भारत में मौजूद रिच गैंगेटिक डेल्टा इस रीजन के इनहेबिटेशन और इकोनॉमिक वेल्थ के लिए शुरू से ही जिम्मेदार रहा है। इसके अलावा बंगाल अपनी पोजिशनिंग की वजह से इंडियन सब कोऑर्डिनेट के फार्स्टेंट साइड तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका भी रहा है। ये बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल को हिमालय से जोड़ने वाला सबसे छोटा रूट भी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों यही वजह भी है कि बंगाल शुरू से ही एक कमर्शियल हब रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल को फेमस सिल्क रूट से कनेक्ट करता है, जहां सीरोसन ट्रेडर्स बे ऑफ बंगाल के रास्ते साउथ ईस्ट देशों तक जाते थे और 2nd सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक बंगाल में बनने वाले सभी सामान इसी सिल्क रूट के जरिए सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप जाते रहे। दोस्तों 18th सेंचुरी तक बंगाल का सिल्क और कॉटन पूरी दुनिया में फेमस था। उस टाइम के सभी ट्रेवलर्स ने अपने अपने इंडियन विजिट पर बंगाल के सिल्क और कॉटन का जिक्र जरूर किया है। और यही कारण है कि बंगाल में अंग्रेजों के आने से पहले एक रिच हैंडलूम इंडस्ट्री काम किया करती थी और बंगाल में बनने वाले कपड़ों का एक्सपोर्ट दुनिया भर में किया जाता था। देखा जाए तो बंगाल में इसी ट्रेड के चलते 18th सेंचुरी तक इंडिया का GDP ग्लोबल GDP के 25% थे। और कई यूरोपियन ट्रेवलर्स ने तो बंगाल के मलमल के बारे में यह तक लिखा है कि इसकी तुलना दुनिया के किसी भी मलमल से नहीं की जा सकती है। और उस टाइम पर टेक्सटाइल के साथ बंगाल के हैंडीक्राफ्ट भी पूरी दुनिया में फेमस था। और दोस्तों आप भी ये बात जानते ही हैं, बंगाल हमेशा से ही अपने आर्ट, म्यूजियम, कल्चर और इंटेलेक्ट से पहचाना जाता आ रहा है। और यही वो कारण है जिसके चलते बंगाल पर डोमिनेंस के लिए हमेशा से ही रूलर्स के बीच एक कंपटीशन बना रहा। दोस्तों अंग्रेजों ने भी भारत पर कंट्रोल बनाने के लिए बंगाल को ही इसलिए चुना क्योंकि बंगाल की वेल्थ और उसके जियोग्राफिकल पोजिशनिंग पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे परफेक्ट थी। देखा जाए तो पहले बैटल ऑफ प्लेसी और फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों का इस हिस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। और दोस्तों यहीं से बंगाल की वेल्थ और यहाँ के रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण ने 1943 तक बंगाल को गरीबी की ओर डाल दिया और 20th सेंचुरी में यहीं से बंगाल की डाउनफॉल की शुरुआत होती है, जब 30 लाख लोग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के पॉलिसी के चलते भूख से मर जाते हैं। दोस्तों 1943 के इस समस्या से बंगाल संभल पाता कि 1947 में देश की आजादी के साथ हुए पार्टीशन ने बंगाल के एक बड़े हिस्से को उससे अलग कर ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और इस तरह से बंगाल की लौटी आजादी के साथ ही फीकी पड़ने लगी। हालांकि दोस्तों तब भी बंगाल भारत के बाकी स्टेट से काफी अमीर था, लेकिन अगले 2 दशक में बंगाल देश के बाकी राज्य से भी काफी पिछड़ गया। आपको वेस्ट बंगाल के एक लेटेस्ट डेटा के बारे में बताएं तो साल 2018-19 तक आते आते वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से भी गरीब हो गया। दोस्तों 1946
1947 के पार्टीशन में बंगाल की एस्टेब्लिश इकोनॉमी को सबसे बड़ा धक्का तब मिला जब बंगाल की जूट मिल का प्रोडक्शन बंद हो गया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पार्टीशन में वेस्ट बंगाल के हिस्से पहुंच जूट मिल जरूर आई थी, लेकिन उसके लिए जरूरी रॉ मटेरियल ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से से आता था। देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान जैसे बिजनेस में वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर काम करना था, जिससे जूट के प्रोडक्ट का दाम बढ़ के और बंगाल की जूट की डिमांड घटने लगी। दोस्तों बंगाल की जूट इंडस्ट्री का फॉल का दूसरा कारण ये भी था कि नायलॉन जैसे सिंथेटिक फैब्रिक मार्केट में आ चुका था और लोगों को ये सिंथेटिक फैब्रिक बहुत ही कम दामों में ही मिलने लगे, जिसने जूट के प्रोडक्ट को और ज्यादा बर्बाद कर दिया और इसका सीधा असर बंगाल की इकोनॉमी पर पड़ा, क्योंकि जिस बिजनेस को आजादी के बाद शुरू होना था वो पूरी तरह से बंद होने की राह पहुंच गया। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म और पार्टीशन के बावजूद भी वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी पूरे देश में सबसे स्ट्रॉन्ग थी। 1960 में बंगाल नेट स्टेट डोमिनेटिंग प्रोडक्ट यानी कि NSDP महाराष्ट्र से भी ज्यादा था। दोस्तों कुछ ही सालों में महाराष्ट्र ने बंगाल को न सिर्फ ओवरटेक किया बल्कि वो सबसे आगे भी निकल गया और बंगाल की इकोनॉमी बाकी स्टेट के मुकाबले भी लगातार गिरती चली गई। जबकि ये प्लानिंग किया जा रहा था कि आजादी के बाद बंगाल इंडिया के डेवलपमेंट में न सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा बल्कि इकोनॉमिकली भी वो भारत के लिए बूस्टर की तरह होगा। लेकिन दोस्तों ये प्लानिंग मिड 60 तक आते आते पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अगर हम 1965 से 1977 के टाइम को एक साथ कवर करते हैं तो यही वो समय था जो बंगाल की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा कमजोर किया और बंगाल आज तक भी इससे उभर नहीं पाया है। दोस्तों 1965 के बाद बंगाल की इकोनॉमिक डेडलाइन में इंडो पाक वार का भी एक बड़ा रोल रहा है। दरअसल इस टाइम पीरियड में भारत ने पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध लड़े, जिसकी वजह से पूरे देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। वैसे बंगाल की इकोनॉमी अब तक टेक्सटाइल पर ही डिपेंड करती थी, लेकिन 1960 में ये इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ इंक्लाइंड हो गई। और दोस्तों इसका बड़ा कारण यह भी था इंडियन गवर्नमेंट का रेलवेज में बहुत सारे एक्सटिवेशन इन्वेस्टमेंट, जिसके चलते रेलवे को डेवलप करने के लिए अलग अलग इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी। और दोस्तों इसे बंगाल में ही बनाया जा रहा था, जिसके चलते बंगाल के लोग भी इंजीनियरिंग सेक्टर में ज्यादा वर्क करने लगे थे। दोस्तों इस सेक्टर को आगे ले जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल वॉर के चलते बंगाल की रेलवे इंडस्ट्री में भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट सडनली घट गया और बंगाल की इकोनॉमी का इंजीनियरिंग शिफ्ट भी बर्बाद हो गया। साथ ही बंगाल के पॉलिटिक्स ने भी लेट 60 में करवटी लेना शुरू कर दिया था, जिससे बंगाल में लेफ्ट का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। देखा जाए तो लेफ्ट पार्टी और माओवादी के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी नेक्स्ट बड़ी गांव से नेक्स्ट लाइट मूवमेंट की भी शुरुआत हो गई। दोस्तों चारू मजूमदार के लीडरशिप में CPIM रेडिकल ग्रुप ने बंगाल में जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हिंसक आंदोलन किए और नक्सलबाड़ी से शुरू हुए इस वायलेंस मूवमेंट ने पूरे बंगाल के ऊपर क्लास क्लिक पैदा कर दिया। अब देखा जाए तो बड़े लोग जिसके पास बड़ा कैपिटल था, लैंड था, वो भी बंगाल में असुरक्षित महसूस करने लगा था और इसीलिए नए इनोवेशंस जिनकी बंगाल की इकोनॉमी को जरूरत थी वो नहीं हो सकी। दोस्तों लेफ्ट की आइडियोलॉजी जो मजदूरों और किसानों के हक की बात करती थी उसे बंगाल के आम लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1969 में पहली बार CPIM ने बंगाल के इलेक्शन में कांग्रेस से ज्यादा सीट हासिल की और लेफ्ट पार्टीज के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से बंगाल के इंडस्ट्री की ओर और नुकसान पहुंचा। और दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1967 से 1971 के बीच लेफ्ट पार्टी की वजह से इस स्टेट में स्ट्राइक और लॉकआउट की केसेस अचानक बढ़ गए। बहुत से कंपनी स्ट्राइक कल्चर से परेशान हो गए और वो बंगाल से शिफ्ट होकर दूसरे कोस्टल एरियाज जैसे कि महाराष्ट्र या फिर गुजरात की तरफ माइग्रेट करने लगी। दोस्तों देखते देखते बंगाल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से बंद हो गई, जिसका सीधा असर बंगाल के इंडस्ट्री पर हुआ और वो कैपिटल डेफिशिएंसी की मार झेलने लगे। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए बंगाल को इकोनॉमी रिफॉर्म्स की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई रिफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि बंगाल की सोसाइटी और आम लोगों ने इसे सोसाइटी स्टेट की तरह देखने लगा था, जिस वजह से बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी कैपिटल वाले लोगों के प्रति स्टेट गवर्नमेंट और नागरिक का निगेटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगा। वहीं दूसरी ओर लेफ्ट पार्टी और लेबर यूनियन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच बंगाल की जनता कम्युनिटी पार्टी को सत्ता में लेकर आई। 1977 में CPIM ने बंगाल में पहली बार अपनी गवर्नमेंट बनाई। देखा जाए तो बंगाल के विकास के लिए चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी। 1978 में उन्होंने बंगाल के लिए नई इंडस्ट्री पॉलिसी भी लेकर आए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हैवी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि इस पॉलिसी में ज्यादा फोकस छोटे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रोथ पर ही किया गया था। वहीं ज्योति बासु के लैंड रिफॉर्म्स ने भी बंगाल के कैपिटल लिस्ट को किसी लायक नहीं छोड़ा। दरअसल बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स के दौरान ऑपरेशन बरगा को शुरू किया गया था, जिसके तहत बड़े जमींदार और अमीर लोगों के जमीनों पर उन किसानों के
फोर्सफुली कब्जा लेने का हक दिया गया जो पहले से उन जमीनों पर काम कर रहे थे। देखा जाए तो इससे वेस्ट बंगाल में 15 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ जिन्होंने 11 लाख एकड़ की जमीनों को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों दरअसल इससे हुआ ये कि वेस्ट बंगाल में छोटे छोटे किसानों का ग्रुप बनके जो जमींदारों और अमीर लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए वायलेंट एक्टिविटी करते थे और बंगाल के रिच क्लास के लोगों में इन रेबल ग्रुप की वजह से एक डर पैदा हो गया जिनके चलते बंगाल में बड़े बिजनेस ग्रो नहीं कर पाए। दोस्तों देखा जाए तो इसी के चलते नई कंपनीज ना तो बंगाल में स्टेब्लिश हो पाई और पुराने कंपनी भी बंगाल से शिफ्ट होने लगी। बंगाल में अगर किसी भी बड़ी कंपनी को काम पड़ता था तो बंगाल की अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल इंडस्ट्री से उसे कॉन्ट्रैक्ट पर करवा लेती थी क्योंकि इस स्मॉल इंडस्ट्री को कोई लेबर यूनियन या फिर फार्मर ग्रुप डराते नहीं थे। साथ ही छोटी कंपनी के फैक्ट्री में इतने स्ट्राइक और पॉलिटिक भी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों इससे कुछ लोगों को रोजगार तो जरूर मिला लेकिन बंगाल के इंडस्ट्रियल ग्रुप और घट गई। देखा जाए तो ये सिलसिला 1991 तक ऐसे ही चलता रहा। 1991 में गवर्नमेंट ने भारत की इकोनॉमी को ओपन कर दिया जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भारत में इन्वेस्ट करना इजी हो गया। दोस्तों इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का असर बंगाल पर भी देखने को मिला क्योंकि बंगाल के गवर्नमेंट ने 1994 में नई इंडस्ट्री पॉलिसी लागू की जिससे बड़ी इंडस्ट्री की दिक्कतें कुछ हद तक कम हो गई और बंगाल गवर्नमेंट ने टैक्स में भी कटौती की। लेकिन इन सब के बावजूद भी बंगाल को जिस ग्रोथ की जरूरत थी वो बंगाल को नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों इसका एक बड़ा कारण था बंगाल का पुराना और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो 70s तक तो पूरे भारत में सबसे बेहतरीन था लेकिन उसके बाद देश के बाकी हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम किया गया जबकि बंगाल अपने उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता रहा। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो तो कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आज मॉडर्न डे बिल्डिंग्स उतनी नजर नहीं आएगी जितनी की मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में देखने को मिल जाती है। बंगाल गवर्नमेंट के पास उतना रेवेन्यू नहीं था कि उसे पब्लिक इंफ्रा पर खर्च करे। साथ ही दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बंगाल में किसी भी बड़ी कंपनी के लिए अपना प्लांट सेटअप करने के लिए लैंड एक्वायर करने में बहुत मुश्किलें आती थी क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे उसके अकॉर्डिंग ये तय ही नहीं हो पाया था कि कौन सी जमीन पर एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज की जाएगी और किस पर इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा। देखा जाए तो इसी कंफ्यूजन की वजह से बंगाल में जब भी किसी कंपनी को सेटअप करने के लिए जमीन अलॉट की जाती है तो वहाँ के किसान इसे यह कहकर विरोध करने लगते हैं कि जिस जमीन पर इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है वो एग्रीकल्चर लैंड है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही टाटा नैनो प्रोजेक्ट के रूप में दे दिया है। दोस्तों साल 2011 में जब ममता बनर्जी की नई सरकार किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाकर सत्ता में आई उस टाइम पर भी उन्होंने इंडस्ट्री की जगह वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर पर ही फोकस किया और देखा जाए तो इससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। अगर आप बंगाल के 2012 और 13 से साल 2017 और 18 के ग्रोथ रेट को देखेंगे तो वेस्ट ऑफ इंडिया में जहां ग्रोथ रेट 7.1% थी वहीं वेस्ट बंगाल में सिर्फ 5% थी जिसे आप साल 2015 के इस डेटा से समझ सकते हैं कि साल 2015 में बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर बंगाल में ही था। दोस्तों ये नियम है कि किसी भी स्टेट की इकोनॉमी जितनी अधिक ऑर्गेनाइज सेक्टर पर डिपेंड करेगी उसकी ग्रोथ रेट उतनी ही कम होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980 तक देश की मैन्युफैक्चरिंग में बंगाल का शेयर 12% था लेकिन ये एंटी इंडस्ट्रियल माइंडसेट की वजह से साल 2011 से सिर्फ 4% ही रह गई है। देखा जाए तो इसी के चलते बंगाल के लोगों को फॉर्मल जॉब्स के बजाय सिर्फ डेली वेज टाइप का ही काम मिल पाता है जिससे बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाकी के स्टेट से जरूर कम नजर आता है। देखा जाए तो मौजूदा गवर्नमेंट भी लोगों को सोशल वेलफेयर स्कीम्स और कई फ्रीवाइज के सहारे ही अपने साथ लेकर चल रही है लेकिन अभी बंगाल को कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंडस्ट्री की सख्त जरूरत है। हालांकि बंगाल कुछ सालों से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट और लोकल पॉपुलेशन को एक साथ मिलकर काम करना होगा जिससे बंगाल एक बार फिर से भारत का पावर स्टेट बन सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल लगा होगा। वैसे अगर आपके लिए ये चैनल नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू